कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। अगर पाश के लफ्जों को उधार लेके कहें तो हम कहेंगे कि नहीं भाई, प्रधानमंत्री भी सही काम कर रहे हैं कि सपने दिखा रहे हैं और भारत के लोग भी सपने देख रहे हैं। लेकिन पाश जिस सपने की बात कर रहे थे वो सपना कम से कम प्रधानमंत्री वाला सपना तो नहीं है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। 47 में भारत में ये हो जाएगा, हम भी मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि 47 तक आप ही ये सब करेंगे। हो सकता है कि 47 तक जब ये सब हो जाए तो आप भी देखने के लिए रहें। अगर पाश होते तो वो ये जरूर उस कविता में जोड़ते कि देखो सबसे खतरनाक तो होता है सपनों का मर जाना, लेकिन सपनों को बेचना उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। देश के इन तमाम मुद्दों पर एक ऐसे नौजवान प्रोफेसर से आज बातचीत की जाए जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। पूरे देश में उनकी प्रशंसक हर जगह आपको मिल जाएंगे। इतनी बेबाकी से, इतनी दमदारी से बोलने वाला अब कोई शख्स नजर नहीं आता है। इस भीड़ में जो डंके की चोट पे सच को सच कहने की हिम्मत रखे, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव करते हैं। तो मैं लेके चलता हूं लक्ष्मण यादव जी के पास। आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। लक्ष्मण यादव जी भारत की असली हकीकत आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये लाल किले से रटे रटाए लिखे लिखाए भाषणों जैसी नहीं है। ये इस मुल्क की बदकिस्मती की वो तस्वीरें हैं जो लक्ष्मण जी ने देश के अलग अलग कोने से देखी थी। चलिए चलते हैं लक्ष्मण जी के। स्वागत है लक्ष्मण जी आपका। और मैं आपसे विमर्श इसलिए करना चाहता था कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर हैं जो छात्रों में चेतना का विकास तो करते करते हैं, साथ ही देश की राजनीतिक सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उस पर भी बहुत बारीक से निगाह रखते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर देश को बहुत सारे सपने दिखाए। लाल किले पे भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने और तमाम बातें करी कि 2047 तक ऐसा हो जाएगा, 2047 में हम दुनिया में छा जाएंगे। आपको क्या लगता है कि देश एक बार फिर इन सपनों की दुनिया में खो जाएगा? क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर घर पे एक छत होगी, हर व्यक्ति को, क्षमा कीजिएगा, लोगों ने कहा था कि हर व्यक्ति को एक घर होगा, उसके सिर पर छत होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2022 का जो वादा था वो 2023 बीत गया लगभग, लेकिन वो छत कहीं दिखी नहीं। अभी भी लोग सड़क पे सोते हैं। 2 करोड़ हर साल में नौकरियां मिलेंगी, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएगा। आज फिर लाल किले से ये बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। क्या लगता है कि देश कब तक सपनों को बुनता रहेगा? जी शुक्रिया संजय जी। सवाल तो बहुत गंभीर है आपका कि सपनों को कब तक ये देश बुनता रहेगा, उन सपनों पर भरोसा करता रहेगा। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं तो मुझे ये लगता है कि सपने देखना मतलब बहुत जरूरी है। हमारा प्रिय कवि पाश एक लाइन लिखता है अपनी कविता में कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो मैं पाश को जब देखता हूं तो मुझे खुशी होती है कि नहीं भाई, सपने देखना चाहिए, सबसे जरूरी होता है। लक्ष्मण जी मैं बीच में टोक रहा हूँ, आपने बड़ी अच्छी कविता याद दिला दी। वही थी ना कि मुर्दे का शांति से मर जाना, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। बहुत बहुत प्यारी कविता है, बहुत प्यारी कविता है। अगर पाश के लफ्जों को उधार लेके कहें तो हम कहेंगे कि नहीं भाई, प्रधानमंत्री भी सही काम कर रहे हैं कि सपने दिखा रहे हैं और भारत के लोग भी सपने देख रहे हैं। लेकिन पाश जिस सपने की बात कर रहे थे वो सपना कम से कम प्रधानमंत्री वाला सपना तो नहीं है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। अगर पाश होते तो वो ये जरूर उस कविता में जोड़ते कि देखो सबसे खतरनाक तो होता है सपनों का मर जाना, लेकिन सपनों को बेचना उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। आप बिना सपना पूरा किए अगर आप केवल सपनों को बेच रहे हैं, और जो काम इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मैं सुन रहा था वो पूरा भाषण, कई जगह मुझे बहुत निराशा हुई। सामान्य भाषण जहां जहां है, मतलब वो जगह वो है जहां से लाल किले से जब पूरा देश नहीं दुनिया सुन रही होती है। विजन होना चाहिए किसी भी देश के अगुआ के पास, वो विजन है, हमें खुशी है कि ठीक है भाई अब विजन है,
47 में भारत में ये हो जाएगा, हम भी मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि 47 तक आप ही ये सब करेंगे। हो सकता है कि 47 तक जब ये सब हो जाए तो आप भी देखने के लिए रहें, कुदरत आपको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हम तो कामना करेंगे। इवन मैं तो कह रहा हूं कि मणिपुर जहां जल रहा है ना, वहां के लोगों से भी अगर आप पूछेंगे तो दिल इतना बड़ा है ना एक भारतीय का, कि वो भी ये कहेगा कि इस देश के प्रधानमंत्री सकुशल जिंदा रहें। हाँ, जो उन्होंने बीज बोया है उसका फल जरूर देख के जाए। तो एक जो बीज उन्होंने बोया कि वो झूठ को बड़े सलीके से बेच लेते, ये इस देश के प्रधानमंत्री को हुनर पता नहीं कहां से उन्होंने सीखा है। वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो और क्या करता। तो आपने तो अपने सवाल में ही इसका एक संदर्भ जोड़ दिया है संजय जी कि कुछ वादे, कुछ सपने 2014 में भी दिखाए गए थे, और मैं तो कह रहा हूं संजय जी, ऐसा नहीं कि 14 में ही दिखाए गए, अनवरत सपने ही दिखाए जा रहे हैं। हर साल लाल किले के प्राचीर पर कुछ अगर बदलता है तो उनकी पगड़ी का रंग बदलता है, उनका अंदाज वही है, उनकी बातें वही हैं। मुझे याद है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को मैंने देखा था, मैंने सुना है जो लाल किले के प्राचीर से उन्होंने संबोधन किया। राजीव गांधी को सुना है, तमाम लोगों को, मनमोहन सिंह जी को सुना है, बहुत पीछे न जा करके। इंदिरा गांधी का एक भाषण आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, आप देखेंगे कि वहां से ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जिस भारत की तस्वीर खींच रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा झूठ नहीं है। वो चुनौतियों पर बात करते हैं और उन चुनौतियों से कैसे लड़ेंगे इस पर बात करते हैं। अब आप ऐसा लगेगा, दो तीन चीजें मैं बस कॉमन बस जोड़ दे रहा हूं। पहली चीज कि 14 से लगभग 24 आने वाला है, ऐसा लगता है कि एक ही किस्म की कैसेट बज रही है। वो गाने के शौकीन लोग और जो जो समझते हैं, लय वही है, धुन वही है, ताल वही है, बोल बदल जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अब बोल भी नहीं बदल रहे। अब उसका उदाहरण एक आपने दे दिया कि भाई आपने तो कहा था 22 तक सबके हर हर सर के ऊपर एक छत होगी, वो नहीं है। मैं उसमें और जोड़ दूं, 2 करोड़ रोजगार भी आपने बोल दिया, 15 लाख रुपए भी लोग सुनते हैं। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, आदर्श गांव बनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने एक दावा किया कि हर साल अमुक संख्या में आईआईएम खोले गए, आईआईटीज खोले गए, मेडिकल खोले गए, और चंद दिनों बाद संसद में उन्हीं के मंत्री जब जवाब दिए तो दोनों की तुलना करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि भाई जितना ये 1 साल में खोल दिया उतना वो 9 साल में नहीं खुला है। लेकिन अफसोस ये है कि इन तमाम झूठों के पकड़ लिए जाने के बाद भी कोई माफी नहीं, कोई उस पर गुरेज नहीं। ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को कहीं यह भरोसा तो नहीं हो गया कि हम झूठ बोलेंगे और लोग एतबार कर लेंगे, तो वो झूठ बोलते जा रहे हैं। और अगर अब ये इम्तिहान इस देश के प्रधानमंत्री का नहीं है, इस देश की जमहूरियत का है, जनता का है, कि आप क्या अभी भी झूठ पर भरोसा करते हैं, या आपको ये लगता है कि भाई बहुत हुई झूठ की मार, अब की बार फलाने की नहीं सरकार। तो मुझे लगता है कुछ रास्ता निकलेगा, वरना संजय जी मामला बड़ा पेचीदा है। जी लक्ष्मण जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कभी आप दिल्ली विश्वविद्यालय के उन नौजवानों के बीच में रहते हैं जो देश का भविष्य है। मैं मानता हूं दिल्ली के विश्वविद्यालय, जेएनयू, ये एक ऐसे संस्थान है जहाँ पे पूरे देश के नौजवान आते हैं, आप उनको पढ़ाते हैं, उनके साथ रहते हैं। तमाम सपने भी होते हैं, तमाम सवाल भी होते हैं। ये देश के नौजवानों को सामने एक बात सामने आ रही है, उनको सामने प्रस्तुत हो रही है कि देश का एक राज मणिपुर जल रहा है, महीनों से चल रहा है। जो महिलाओं के नग्न वाले फोटो थे, नग्न अवस्था में उनके शरीर के संग छेड़छाड़, और जो भीड़ उनको मॉब लिंचिंग कर रही है, एक तरह की उनकी यातना दे रही है उनको, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे वहां पे? ऐसी कौन सी चीज है तो प्रधानमंत्री की संवेदनाएं नहीं जगा रही है? उनको ये मन में कचोट नहीं रहा है, उनको नींद आ जा रही है कि राजा हैं वो, एक तरह के पूरे देश के भाग्य विधाता हैं। प्रधानमंत्री 140 करोड़ के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, देश की भाग्य तय करता है। नींद कैसे आती होगी कि जब मणिपुर की तस्वीरें सामने आती हैं, बेरहमी से मरते हुए लोग दिखते हैं, महिलाओं से बदसलूकी चलती है। क्या ऐसी कौन सी मन स्थिति होगी लक्ष्मण जी कि प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए? संजय जी, बहुत संवेदनशील सवाल आपने किया है, और देश का कोई भी नागरिक जो जिम्मेदार है, सजग है, यही सवाल और इसी
इसी संवेदनशीलता से करेगा जैसा आपने किया है। और अगर आप ये सवाल नहीं कर रहे या आपके जहन में ये सवाल नहीं पैदा हो रहा है तो माफ करें, एक बार फिर से जांच लें कि आप केवल सांस ले रहे हैं या वाकई जिंदा है। मनुष्य, इंसानियत, मानवता आधुनिकता का एक मूल्य है। हम एक नया भारत बनाने का ख्वाब जो देख रहे थे, हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, उस ख्वाब में ये निहित था कि तमाम मुश्किलें इस मुल्क के सामने हजारों साल से चली आ रही हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, गरीबी अमीरी के नाम पर। हम लेकिन नया भारत जब बनाएंगे तो इन खाइयों को कम करेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे कि, और राष्ट्र बनाएंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक वाक्य मुझे बहुत मौजू लगता है और आज भी, कि हम, भारत एक राष्ट्र है नहीं, इसे एक राष्ट्र बनना है। उस राष्ट्र के बनने में तमाम सपने थे। हम सपने की बात अभी जो कर रहे थे, एक सपना गांधी ने देखा था तो एक सपना अम्बेडकर ने देखा, एक भगत सिंह ने देखा तो एक नेहरू ने देखा, एक जो है लोहिया देख रहे थे तो कोई दूसरी तरफ खान अब्दुल गफ्फार खान देख रहे थे। तो सारे सपने जब मिले ना तो उससे एक भारत को बनना था। ये जो डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं बनना है राष्ट्र को, उस बनने की शर्त, उसका रास्ता बताने वाली किताब थी संविधान। अब डॉक्टर अम्बेडकर ये भी कह रहे थे कि इसको लागू करने वाले ठीक नहीं हुए ना तो कितना भी अच्छा देश का संविधान हो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। संविधान बन गया, देश आजाद हो गया, अब जो साझापन विकसित होना था उससे एक राष्ट्र बनता, और साझापन राष्ट्र बनता है साझा सुख और साझा दुख से। अगर मैं और इसे बारीकी से कहूं, साझा सुख थोड़ा कम भी होगा ना तो भी राष्ट्र बन जाएगा। शर्त यह कि साझा दुख होना चाहिए। अगर कश्मीर में आग लगे तो उसकी आंच कन्याकुमारी को महसूस हो, अगर मणिपुर जल रहा हो तो तपन गुजरात को महसूस हो, तब मानिए कि हम एक राष्ट्र हैं। ठीक बात। और राष्ट्र, ये इम्तिहान इसलिए हमारा भी है। अगर मुझे मेवात और मणिपुर की आग से आंच नहीं लग रही तो इसका मतलब मैं किसी मुगालते में हूं, मैं इस राष्ट्र का हिस्सा नहीं हूं। एक बात। दूसरी बात कि इस राष्ट्र को चलाने वाले लोग, आप वोट भले, मतलब मैं फिर भी दुखी होकर के एक संदर्भ ले रहा हूं संजय जी, पिछले दिनों संसद में दिया प्रधानमंत्री का भाषण, या आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, और मैं इम्तिहान की तरह इसे आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूं। कोई भी देश का प्रधानमंत्री 2023 में खड़ा होकर अगर अपने अतीत को याद कर रहा है, और वो इस रूप में याद कर रहा है कि लगभग 1000 साल पहले कोई आया, मारा, पीटा, गुलाम बना लिया, इसका संकेत किधर जा रहा था। अब मैं, आप पढ़े लिखे देश में आपको नहीं पता कि इस देश में शक आए, हूड़ है, कुषाण है, ये सारे लोग भी तो आए थे विदेश से। आप एक को टारगेट करते हैं क्योंकि आपको धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री को इससे बचना चाहिए, खाई नहीं बढ़ाने वाली बात बोलनी चाहिए। आप एक तो इतिहास गलत पढ़ा रहे हैं, दूसरी बात ये कि आप संदेश ये दे रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, इसका मतलब चलो उसका बदला लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहो। इसका मतलब आप खाई बढ़ाना चाह रहे हैं। मणिपुर उस खाई को बढ़ाने का नाम है। कहां गया वो वादा कि नोटबंदी इसलिए की गई कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कट्टरवाद खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसका कोई आंकड़ा आपके सामने तो नहीं आया। जीएसटी का लाभ कितना आया देश को नहीं पता, नोटबंदी का फायदा देश को नहीं पता, आपके कोविड में कितना पैसा आपके अकाउंट में आया उस देश को नहीं पता, सारे कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी चलिए, न्यूनतम शर्त तो ये होती है कि अगर मणिपुर में महिलाएं निवस्त कर करके घुमाई जा रही हो, आप उस पर, विपक्ष पर हमला करें। आप मानवीय संवेदना छोड़ दीजिए। विपक्ष नकारा है उसको, इस देश के लोगों ने सबक सिखा दिया है कि वो बहुत कमजोर है, हाशिए पर है। उसको आप कमजोर से क्यों लड़ रहे हैं? आप इस देश के प्रधानमंत्री, अगर उस रात, मैं एक जगह गया था संजय भैया, अगर मैं बताऊं मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा जवाब। मैं छत्तीसगढ़ था विश्व आदिवासी दिवस के दिन 9 अगस्त को, और कई कार्यक्रम थे। मैंने गांव में जाकर के सामान्य आदिवासी परिवारों के आंखों में एक ऐसा गुस्सा देखा है जो गुस्सा इस देश के लिए ठीक नहीं है।
वो आदिवासी परिवार, मैं ओबीसी जाति का हूं, आपकी पहचान अलग होगी, हम लोग मनुष्य होने के नाते तो महसूस कर सकते हैं संजय भैया कि मणिपुर में गलत हो रहा है, मेवात में गलत हो रहा है, हम मनुष्य होने के नाते महसूस, लेकिन जो सीधे अपनी पहचान से जोड़ता है ना, जब उसके मन में कई गुना गुस्सा होता है। और वो आग बबूला है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज नहीं बोला, और अगर संसद में उन्होंने बोला तो औपचारिकता निभाई। और आज भी आप वो पूछ रहे थे कि उस दिन, जिस दिन महिलाओं की नंगे होकर के घुमाने की तस्वीर आई, उस दिन इस देश को प्रधानमंत्री को नींद आई? हमें नहीं आई। हमें लगा कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरे घर की कोई महिला निवस्त घुमाई जा रही है। इसलिए मैं इन सारे संदर्भों को जोड़ करके कह रहा हूं, प्रधानमंत्री होकर के महान होना अलग बात है, मनुष्य होकर के महान होना बुनियादी शर्त है। आप बड़े प्रधानमंत्री हो जाएंगे, आप 300 सीट है, अगली बार 400 जीत जाइए, भाई क्या फर्क पड़ेगा? राजीव गांधी जीत चुके थे। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे ना, तो आप दिलों में राज नहीं कर सकते। आप हाँ, कुर्सी पर राज जरूर कर सकते हैं। और ये आपने मणिपुर में साबित कर दिया है कि आप फेल हुए हैं, मनुष्य होने की शर्त पर भी फेल हुए हैं, और प्रधानमंत्री होने की भी शर्त पर फेल हुए हैं कि मणिपुर 3 महीने जलता रहा और आप उसे नहीं रोक पा रहे। जी लक्ष्मण जी, आज सुबह मेरे पास लंदन से एक डॉक्टर साहब का फोन आया, भारतीय मूल के हैं, वहाँ सेटल्ड हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं वहाँ के। मुझसे उन्होंने सवाल किया कि ये देश को क्या हो रहा है, G20 का सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, और पड़ोस के 30 किलोमीटर दूरी पे हिंसक नारे लग रहे हैं, घटना का मूल व्यक्ति महीनों तक गिरफ्तार नहीं हो रहा है, चुनाव से पहले का ट्रायल है क्या, और इस ट्रायल की कीमत क्या देश पूरी दुनिया में अपनी नाक कटवा कर देगा? ये जो झगड़े लगाए जा रहे हैं, ये जो आग भड़काई जा रही है, ये क्या आग तभी भड़काई जाती है जब ये मान लिया जाता है कि आपका विकास का मॉडल फेल हो चुका है? पता नहीं, वो जो लंदन में बैठे हैं, अगर वो इतने सजग हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसकी आधा सजगता इस देश में बैठे लोगों में अगर हो जाए और सब चिंतित हो जाएं, तो मुझे लगता है ये राष्ट्र के हित में होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के राजनीतिक दल तमाम हथकंडे अपनाते हैं, ये स्वाभाविक है, लोकतंत्र में स्वाभाविक है। नैतिकता और अनैतिकता की कसौटी पर कई बार उसे कसा जाता है बातचीत में। जैसे हम और आप एक सभ्य बातचीत कर रहे हैं, इसे पढ़ने लिखने वाले लोग या जागरूक लोग देखेंगे, उसको समझेंगे कि गंभीर बातचीत है, इससे कोई दिशा निकलेगी। लेकिन बहुत बड़ी आबादी ऐसी है कि जो शायद यहां तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन फिर भी हम सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि हम एक हस्तक्षेप कर रहे हैं अपने समय में। अब यहां से एक बात है कि नैतिकता और अनैतिकता के पैमाने पर जैसे ही आप जाएंगे, तो आप ये जानते हैं कि प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 10 लाख खर्च करो तो 20 लाख प्रधान का चुनाव जीत जाओ तो कमा लेना। ये पर्दे के पीछे की कहानी। वैसे ही अगर आप प्रधानमंत्री बनना है तो ये रास्ते हो गए। वो सरहदों पर बड़ा तनाव है, क्या कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या, राहत इंदौरी तो बहुत आसान शब्दों में बहुत किस्से बयां कर गए हैं ना। तो ये जैसे ही चुनाव आता है, वो नैतिकता के पैमाने कहीं किनारे धरे रह जाते हैं। येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करने के तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। चुनी हुई सरकारों को ईडी से गिरा दो, सीबीआई से गिरा दो, विधायक खरीद लो, ये सब खरीद लो। देश देख रहा है, पता नहीं इस सब पर खामोश है। कई बार ये सब, मतलब आप कल्पना करिए ना कि प्याज पर सरकार गिर जाए, बदल जाए, और टमाटर पर नहीं बदलेगी। ये कैसा देश बनता जा रहा है? एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि अनैतिकता अगर स्वाभाविक और सहज हो गई, तो सबको ये बात समझ में आएगी कि चुनाव करीब आएगा तो सरहद पर तनाव पैदा हो जा रहा है। चुनाव करीब आते ही सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जा रहा है। चुनाव करीब आते ही जातिगत वैमनस्य पैदा हो जा रहा है। चुनाव करीब आते ही ऐसा ध्रुवीकरण होता जा रहा है कि एक खेमा एक तरफ, बाकी खेमा एक तरफ हो जा रहा है। और अगर चुनाव से इन चीजों का रिश्ता इस देश के नागरिक नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब इस देश के राजा को पता है कि जैसे तालाब में कंकड़ फेंक करके, मैं तो संजय भैया एक मजाक में ही गंभीर बात कह रहा हूं। कोविड के समय जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी, तो हमारे देश में क्या क्या हो रहा था, इस पर तो बार बार बात करनी चाहिए, और आपके चैनल पर तो लगातार बातें हुई हैं। वो जो कंकड़ फेंक करके तालाब में चेक किया जाता है ना कि कितनी लहर उठती है, तो जो थाली बजवाकर कई बार लगता है कि टेस्ट कर लिया है इस देश के राजा ने कि भाई आप जैसे चुनाव आएगा कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ रहा है क्या।
और मैं फिर से पूछ रहा हूं, वो जो आग लगाई जाती है कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, आपके चूल्हे की आग से बहुत अलग है। आपके चूल्हे की आग मध्यम हो रही है और दंगे की आग चौराहे पर तेज हो रही है। तो ये चूल्हे और चौराहे के बीच फर्क अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, भाई आग अगर लगनी है तो चौराहे पर ना लगे, मेरे चूल्हे में लगे, ताकि उससे रोटी सेक कर मेरा पेट भरे। चौराहे पर लगी आग का नेता रोटी सेकेगा जो उसकी कुर्सी पर पहुंचाएगी, और उसमें हम अगर शामिल हैं तो हम राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए उन जो लंदन में जो मान्यवर थे, उनकी चिंता से मैं अपनी चिंता जोड़ करके फिर से कह रहा हूं, नेता अपना काम करेगा कि किसी तरह कुर्सी मिल जाए, जनता को अपना काम करना है कि भैया एक बार पहचानो तो, अगर आपके देश में धर्म के नाम पर यह आग लगाई जा रही है तो इसका मतलब कि पीछे जो आग आपके रोजगार में लग गई, आपके शिक्षा में लग गई, आपके मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला व्यक्ति हूं, और मैं नई शिक्षा नीति का परिणाम बताऊं, कभी फुर्सत में हम लोग बात करेंगे संजय भैया। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है ना कि अगर आपको बुनियादी शिक्षा चाहिए तो अब इस देश की बहुसंख्यक आबादी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगी। और धर्म के नाम पर इतना आसान हो गया कि कहीं भी आग लगा दो, कोई भी नकाब पहन कर जा रहा है। और धर्म में केवल सांप्रदायिकता में होता ये, कमजोर मारा जाता है ताकतवर के हाथ में, जो जहां ताकतवर होगा वो कमजोर को मारेगा। तो ये चिंता मेरी भी है कि क्या आप अभी भी नहीं समझ पा रहे कि चुनाव करीब आते ये सब करवाया जाता है। इतनी सी बात है, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मुबारक हो, आप ऐसा ही राजा डिजर्व करते हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, एक बात ये सामने आ रही है कि बिहार से शुरू हुई थी बात जाति की जनगणना की, जो उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी राज्यों में खासतौर से फैल गई। तो कुछ अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों ने मुझसे कहा कि सारी लड़ाई 2024 में मंडल बनाम कमंडल की है। उन पिछड़ी जातियों को, उन दलित जातियों को हिंदू बनाने का, हिंदू का मतलब व्यापक है, वो बीजेपी वाले हिंदू बनाने का, वो आपके मेरे जैसे हिंदू बनाने का नहीं, जो उग्र हिंदू होते हैं उसमें कन्वर्ट अगर नहीं किया बीजेपी ने तो जातियों के खांचे में बस गए, और जातियों को समझ में आया कि उनके हक मारे गए हैं, नौकरियों में आरक्षण खत्म किए गए हैं, तमाम जगह निजी क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योग दे दिए गए हैं, आरक्षण खत्म होता जा रहा है। तो इससे बचने के लिए पिछड़ी जातियों में, दलितों में, आदिवासियों में चेतना का संचार रोकने के लिए कि उनको उग्र हिंदुत्व बना दो। क्या आपको लगता है कि 2024 की लड़ाई मंडल बनाम कमंडल की हो जाएगी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं एक उदाहरण देता हूं, और इसका कोई और अर्थ नहीं है, कृपया मतलब इसे उसी संदर्भ में देखा जाए। मेरे गांव में 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी में थे, और शायद ही कोई कांवड़ होने जाता था, मतलब वो निजी मामला था, कोई अगर पूजा कर रहा तो निजी मामला है, ठीक ठाक पुजारी लोग भी थे, सब चलता था। 15-20 साल बाद सरकारी नौकरी वाले सारे रिटायर हो गए, किसी को नया मिला नहीं, और नए नए नौजवानों को मैं कांवड़ लेते हुए देख रहा हूं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक चीज जोड़ रहा हूं। मुझसे अगर आप चुनेंगे तो मुझे मेरा वो वाला गांव चाहिए जिसमें सरकारी छोड़ दीजिए, लेकिन नौकरी करने वाले नौजवान, जिनके परिवार शिक्षा, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी बुनियादी शर्तों को पूरा कर सके। और आज मेरे गांव में लोग अपनी जमीन बेच रहे हैं ताकि बेटी की शादी हो सके, लोग जमीन बेच रहे हैं ताकि घर बन सके। कितने दिन जमीन बेच पाएंगे आप? और फिर कोई जो जमीन खरीद रहा है उसके यहाँ आप मजदूर होंगे, आप दरबान बनेंगे। मैं ऐसा गांव नहीं चाह रहा था, और मैं फिर से कह रहा हूं, हमारा देश ऐसी मान्यताओं का देश है ना। एक ही परिवार में कोई शिव को पूजता था, कोई नास्तिक था, कोई कहीं था, सब मिलके रहते थे, सबका अपना अपना निजी मामला था। जब से सियासत ने यह तय करना शुरू कर दिया है कि हिंदू कौन, पूजा कैसे होगी, मंदिर कहां बनेगा, तब से ये आग लग गई। और इसलिए मैं टिप्पणी कर रहा हूं, मंडल आंदोलन की पूरी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई। ढेर सारे आस्तिक लोग भी मंडल कमीशन में ये चाहते थे, और ओबीसी को मैं एड्रेस करके कह रहा हूं, वो आस्तिक भी होते थे, वो अच्छे हिंदू भी होते थे। फिर भी धीरे धीरे उनके पुरखों को ये समझ में आ गया कि यार हम इस देश को चलाने में कहां हैं। मंदिर मेरे घर में है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे घर में एक नौकरी चाहिए, मेरे घर में शिक्षा चाहिए, मेरे जमीन का मालिकाना हक चाहिए। और मंडल आंदोलन इससे खड़ा हुआ था। इस देश की आधी से ज्यादा ओबीसी आबादी को यह समझ में आ गया था
कि आजादी के लगभग 40 साल बाद भी हम आधी आबादी के लोग 4% भी नहीं है। तो जो जागरूक हमारे पुरखे थे वो अपने हक हुकूक यानी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, जमीन, धन संपत्ति, इसके लिए आंदोलन खड़ा किए। उसी समय कुछ लोग ऐसे थे जो मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर निकल गए, और कमंडल लेकर निकलने वालों ने धर्म को सियासत का एक टूल बना दिया। और सियासत जब धर्म के हिस्से में घुसती है तो वो केवल दंगा कराती। धर्म निजी विषय, धारयते इति धर्म, बहुत सारी चीजें चली। ये एक बाइनरी 1990 के भारत में शुरू हुई और लगातार मजबूत होती गई। अब विरोधाभास और विडंबना ये है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि राष्ट्र निर्माण की हम प्रक्रिया की बात करते हैं, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, बजट का पैसा शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, ये जनवादी आंदोलन के नारे हुआ करते थे। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक हो, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान हो, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। एक ऐसा भारत मंडल आंदोलन में बन रहा था जिसमें सबको सबके हिस्से का हक हुकूक मिल रहा था, शिक्षा, रोजगार, ये सब। और कमंडल में कौन सा भारत बन रहा था? रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, चलो भाई बन गया मंदिर, अब हम तो छोड़ देते हैं उस मंदिर मस्जिद की बहस में। इस कमंडल की राजनीति ने यहां पहुंचा दिया है। लेकिन अब इसलिए बुलडोजर चल रहा है किसके ऊपर? जो शिक्षा मांगेगा, 69 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो मांगेगा शिक्षा, उसके घर पे बुलडोजर, नौकरी मांगेगा उसके ऊपर लाठी, जो रोजगार मांगने के आंदोलन करेगा उसके ऊपर मुकदमा, और आप कांवड़ ढोने जाओ तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसा। आप करो फूल बरसा, हमें उससे गुरेज नहीं है, लेकिन यार ये नौकरी मांगने पर लाठी बरसा तो मत करो। ये आपके राज्य के नौजवान है, शिक्षा मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, थोड़ा इनको भी दे दो। इसलिए अगर इस देश का हित चाहने वाले लोग जो भी होंगे, अगर वो कलम और किताब की बात करेंगे तो मंडल आंदोलन बेसिकली आरक्षण का आंदोलन नहीं है, कलम और किताब का आंदोलन था। आरक्षण तो बहुत छोटा सा टूल है, और मंडल आंदोलन शिक्षा सुधार, जमीन सुधार और वित्तीय निगमों की स्थापना, इन सबको करके सबको सबके हिस्से का हक दिलाने की बात कर रहा है। तो अगर ये सवाल 24 के चुनाव में मजबूत होते हैं तो इसका मतलब मंडल आंदोलन पार्ट 2, या मंडल को मैं और आसान कर दूं, आइडिया ऑफ इंडिया का आंदोलन जो है वो चलेगा कि सबको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर बात हो। अगर ये लड़ाई हारेंगे तो भाई कमंडल वाले तो तैयार बैठे ही हैं, वो 1 जनवरी को 2024 में मंदिर का उद्घाटन कराएंगे, फिर कभी काशी विश्वनाथ, फिर कभी मथुरा, यही सब चलेगा। मैं चुनता हूं कि मैं कलम और किताब विश्वविद्यालय वाले भारत के 24 में विमर्श में ये चुनूं कि लोग अपने शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, न्याय की बात करें। ये लड़ाई निश्चित रूप से उसी दिशा में जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आखिरी सवाल लक्ष्मण जी, क्योंकि पूरे देश में इन दिनों आप घूमे हैं, अलग अलग राज्यों में घूमे हैं, उनके हिस्सों में गए हैं आप, 2024 में कौन सी सरकार बनती नजर आ रही है आपको? मैं बिना किसी, देखिए एक होती है हसरत, इस चुनाव के इस सवाल के 2 जवाब होते हैं। एक हमारी ख्वाहिश, हमारी हसरत, उसमें तो हम यही चाहेंगे कि जो संविधान बदलने और तमाम तरह के राष्ट्र बनाने की बात करता है, जो शिक्षा की बात नहीं करता है, वो तो कम से कम ना आए। लेकिन ये मेरी हसरत, ये मेरी ख्वाहिश। विश्लेषण की अगर बात करूं मैं, तो मैं ये कहूंगा कि ये चुनाव 2014 और 19 की तरह नहीं है। ये चुनाव 14 में परिस्थितियां अलग थी, लोगों ने मौका दे दिया कि हाँ भाई किसी नए को मौका मिलना चाहिए। अच्छे अच्छे सपने, पहले सवाल पर बात घूम के आ गए, इतने अच्छे सपने दिखाए गए थे कि बहुत सारे उन्हें न पसंद करने वाले लोग भी उनको वोट दिए। 19 में ये समझ करके भी बहुत सारे लोगों ने वोट दिया कि शायद सपने इतने बड़े थे कि 5 साल उन्हें पूरा करने के लिए कम समय था, तो एक मौका और दे दिया जाए। 24 के चुनाव में मैं पूरे देश में, दक्षिण भारत के कुछ राज्य छोड़ दूं तो मैं पिछले कुछ दिनों में मैंने लगभग पूरा भारत घूम लिया, और गांव तक मैं गया हूं, केवल बड़े बड़े शहरों तक नहीं। मुझे ठीक ठाक बेचैनी नजर आ रही है संजय भैया, और वो बेचैनी वर्तमान निजाम से नाराज है। बहुत दिल तक उन्हें मानने वाले लोग भी ये कहते हैं कि यार इतना तो नहीं चलना चाहिए, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी,
इस पर कोई बात ही नहीं हो रही। इसलिए मैं देख रहा हूं कि शायद 24 के चुनाव में वे लोग तो सरकार में इतनी आसानी से, अगर मौजूदा परिस्थितियां ऐसी रही, तो अगर ईडी, सीबीआई या चुनाव आयोग थोड़ा किसी और अवतार में आ गया तो बात अलग है, वरना वर्तमान परिस्थितियां उस दिशा में ले जा रही हैं कि नफरत हारेगी। मैं एक बिंब दे रहा हूं, मोहब्बत शायद। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपने अपना कीमती समय दिया और पूरा देश आपको बहुत सुनना चाहता है, आपको पसंद करता है। शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी।